अंटार्कटिका को इस धरती की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। साल भर ये जगह बर्फ की 3 मील मोटी चादर से ढकी रहती है और यहाँ पर रहना चांद या अंतरिक्ष में रहने से भी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। और यही रीज़न है कि अंटार्कटिका अभी तक बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनसे हमारी ह्यूमन हिस्ट्री को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अब तक बर्फ के अंदर पिरामिड्स, कई स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स, 10 लाख साल पुराने डीएनए, लेक्स और कई फॉसिल्स साइंटिस्ट ढूंढ चुके हैं। लेकिन अंटार्कटिका का रहस्य इससे कहीं अधिक है। एक रहस्यमय एंटीना की खोज अंटार्कटिका में की गई थी और ये एक ऐसी खोज थी जिसने सभी साइंटिस्ट को हैरान और परेशान कर दिया। कुछ थ्योरीज के अनुसार लाखों साल पहले अंटार्कटिका में एडवांस सिविलाइजेशन रहती थी जिन्हें टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीनरी की अच्छी जानकारी थी। आखिर ऐसा क्या खास था उस एंटीना में और क्या सच में अंटार्कटिका का कनेक्शन एलियन और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज से है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अंटार्कटिका में यूं तो अब कई देशों ने अपने रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश कर दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिसर्च करना इतना आसान नहीं है। अंटार्कटिका की गहराई तक जाने के लिए पहले लाखों टन बर्फ हटानी होगी, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है और इसीलिए इस जगह को लीस्ट एक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। साथ ही अंटार्कटिका धरती का सबसे कोल्डेस्ट, विंडेस्ट, ड्राइएस्ट एंड हाईएस्ट कॉन्टिनेंट भी है। साइंटिस्ट के अनुसार अंटार्कटिका हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा हमें नजर आता है। एक समय पर यह काफी गर्म हुआ करता था। यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, ग्रीनरी थी और एक अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ हुआ करती थी और धरती की सबसे पुरानी मानव सभ्यता भी यहीं पर रहा करती थी। और जितनी भी स्ट्रेंज डिस्कवरीज आज तक अंटार्कटिका में हुई हैं, वो सभी उस सभ्यता के लोगों की ही निशानी है। भले ही अंटार्कटिका से बर्फ हटाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट फिर भी इस जगह पर काफी रिसर्च कर चुके हैं। साल 1929 में एक जर्मन थियोलॉजियन को तुर्की के इस्तांबुल में एक वर्ल्ड मैप मिला जो 1513 में बनाया गया था। इस मैप पर कार्टोग्राफर अहमद मुहिद्दीन पीरी के साइन थे, जिन्हें पीरीज रेस के नाम से जाना जाता है। शॉकिंग बात यह थी कि इस मैप पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में काफी डिटेल में जानकारी दी गई थी। यह अमेरिका का सबसे पुराना डिटेल्ड मैप माना जाता है। एंडीज पर्वतमाला भी इस मैप में दिखाए गए थे, जबकि इसकी खोज मैप बनने के भी 14 साल बाद हुई थी। सबसे हैरानी की बात थी कि पीरी रेस ने अपने मैप में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का नक्शा भी दिखाया था और उनके नक्शे के अनुसार अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ नहीं था, जबकि अंटार्कटिका की वास्तविक खोज साल 1820 में हुई थी। पीरी रेस ने वो वर्ल्ड मैप खुद नहीं बनाया था, बल्कि अलग अलग लाइब्रेरी में रखे मैप्स और इजिप्शियन, ग्रीक और इंडियन सिविलाइजेशन से जानकारी इकट्ठा कर पूरा मैप तैयार किया था। इसके अलावा कुछ सोर्सेज को पीरी ने कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया। उनके मैप में अंटार्कटिका में काफ़ी वेजिटेशन और ग्रीनरी दिखाई गई थी और एक अच्छी लाइफ को दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, पीरी ने अंटार्कटिका के सिर्फ कोस्टल रीजन को ही नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट पर मौजूद पहाड़, नदियों और लैंड के बारे में दिखाया है। ये सारी जानकारी बिना कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर किए प्राप्त नहीं की जा सकती, जबकि मॉडर्न टाइम में अंटार्कटिका से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन 2004 में सोनार रडार सर्वे के बाद हमें मिल पाई है। ऐसे में क्या वो मैप किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन से मिले सोर्सेज के आधार पर बनाया गया था? इस बारे में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। साल 1962 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ यूएस ने एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस ओशिनोग्राफिक रिसर्च वेसल तैयार किया, जिसका नाम यूएस इलेटनिन दिया गया। यह दुनिया का पहला जियोफिजिकल शिप था जो अंटार्कटिका रीजन को एक्सप्लोर करने वाला था। करीब 2 सालों में इस शिप ने ढेर सारा डेटा इकट्ठा किया और साथ ही कुछ मिस्ट्रीज को भी जन्म दिया। 29 अगस्त 1964 को यूएस इलेटनिन ने अंटार्कटिका महासागर की करीब 3 मील गहराई में एक फोटो क्लिक की। ये फोटो एक एंटीना जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर की थी, जिसकी लेंथ करीब 2 फीट थी। ये बिल्कुल आधुनिक एंटीना जैसा लग रहा था। ज्योमेट्रिकल शेप्स और एंगल्स काफी प्रिसाइज थे। ये एंटीना किसी सिग्नल ट्रांसमीटर जैसा लग रहा था। द न्यूजीलैंड हेराल्ड ने पहली बार इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर की फोटो पब्लिश की और इसने तुरंत ही सभी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आर्टिकल में इस स्ट्रक्चर को इलेटनिन एंटीना का नाम दिया गया। कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये आर्टिफैक्ट किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की निशानी है, जिन्होंने इसे अंटार्कटिका ओशन की गहराई में फिट किया होगा। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर अंटार्कटिका रीजन में पाए जा सकते हैं, लेकिन बर्फ के नीचे फिलहाल रिसर्च करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में ओशन की गहराई में छिपी मिस्ट्री से हमें काफ़ी कुछ पता चल सकता है।
कुछ थ्योरीज में ऐसा दावा किया गया है कि ये एंटीना एक तरह की एलियन टेक्नोलॉजी की निशानी है जिसे एलियंस ने धरती के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए लगाया होगा। इस एंटीना से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन की जा सकती है। 1968 में ब्रैड स्टीगर ने इस एंटीना को किसी मशीन का पार्ट बताया जो काफी हद तक एक टीवी एंटीना जैसा ही लग रहा था। दूसरी ओर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस या एंटीना नहीं बल्कि एक प्रकार का स्पॉन्ज है। उनके मुताबिक ये क्लाडोरिजाई कॉन्क्रिसेंस नाम का सी स्पॉन्ज है, लेकिन इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि इसकी शेप वास्तविक स्पॉन्ज के मुकाबले काफ़ी अलग थी। एंटीना बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहा था। प्लैंकटन स्टडीज के एक्सपर्ट्स और बायोलॉजिस्ट के मुताबिक क्लाडोरिजाई एक फैमिली बनाकर रहते हैं, यानी ये बहुत तेजी से अपने आसपास एक कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं। इनका रिप्रोडक्शन काफ़ी फास्ट होता है, जबकि अंटार्कटिका की गहराई में ये इलेक्ट्रॉनिन एंटीना बिल्कुल अकेला खड़ा था और ये एंटीना करीब 4 किलोमीटर की गहराई पर पाया गया था, जहाँ तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच सकती। ऐसे में किसी भी पौधे की स्पीशीज बिना फोटोसिंथेसिस के ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये एंटीना नेचुरल नहीं है तो फिर इसे समुद्र की गहराई में किसने लगाया होगा और इसे लगाने के पीछे क्या पर्पस रहा होगा? शायद ब्रैड स्टीगर और उनके साथी जॉन के पास इसका जवाब है। उनके अनुसार इस एंटीना को धरती की जियोडेटिक, जियोडायनेमिक और सेस्मिक एक्टिविटीज मेजर करने के लिए लगाया गया था और इस एंटीना को किसी इंसान ने नहीं लगाया था। उन्होंने इस डिवाइस को ह्यूमन इंटरफेयर से परे बताया क्योंकि उस समय तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डिस्कवर नहीं हुई थी जिसकी मदद से समुद्र में 3 किलोमीटर की गहराई में जाकर इस तरह का डिवाइस इंस्टॉल किया जा सके। एक और मज़ेदार बात यह है कि यूटा के सीगो कैनियन में करीब 6000 BC पुराने पेट्रोग्लिफ हैं जिसमें काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिन एंटीना जैसी ड्राइंग देखने को मिलती है। तो ऐसे में अंटार्कटिका में लगा एंटीना भी 8000 साल पुराना हो सकता है। सेगो कैनियन में कुछ और स्ट्रेंज पिक्चर्स भी बनी हुई हैं जो इंसानों की बजाय एलियंस जैसी लगती हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शायद दूसरे ग्रह पर रहने वाले एलियंस धरती के प्राणियों पर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने इस तरह के डिवाइसेस धरती पर अलग अलग जगह लगाए हुए हैं। सिर्फ इस एंटीना की मदद से ही नहीं बल्कि सैटेलाइट से भी शायद एलियंस हम पर पिछले हजारों सालों से नजर रखे हुए हैं। 1950 में अमेरिका के साइंटिस्ट को स्पेस में एक सैटेलाइट मिला जिसका नाम ब्लैक नाइट सैटेलाइट रखा गया। अमेरिका को लगा कि शायद सोवियत यूनियन ने इसे स्पेस में भेजा है, तो वहीं दूसरी ओर सोवियत साइंटिस्ट सोच रहे थे कि ये सैटेलाइट अमेरिका का है, जबकि उस समय तक दोनों देशों ने सैटेलाइट भेजने की टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की थी। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि शायद दूसरे ग्रह के कुछ प्राणी इस धरती को मॉनिटर कर रहे हैं। ब्लैक नाइट सैटेलाइट से कुछ सिग्नल्स भी ट्रांसमिट हो रहे थे। एक रेडियो ऑपरेटर ने ब्लैक नाइट के सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश की और उसने बताया कि ये सैटेलाइट करीब 13,000 साल पुराना है। ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में एक और खास बात ये थी कि ये अर्थ की ऑर्बिट में ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा था, जबकि स्पुतनिक और अन्य सभी सैटेलाइट्स अर्थ की नेचुरल रोटेशन के अनुसार वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। इतना ही नहीं, 1957 में ब्लैक नाइट सैटेलाइट के पास पोलर ऑर्बिट में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट भी देखा गया। उस समय तक अमेरिका या रूस के पास पोलर ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट मेंटेन करने की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। पोलर ऑर्बिट का इस्तेमाल अर्थ की मैपिंग के लिए किया जाता है। साइंटिस्ट ने यह भी पता लगाया कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट का वजन 10 टन से भी ज़्यादा था। इतने हैवी सैटेलाइट को स्पेस तक पहुंचाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और भी कई तरह के रिसर्च इस सैटेलाइट पर की गई। 1973 में स्कॉटिश एस्ट्रोनॉमर ने एक सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल्स को मैसेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की, जिसमें लिखा था हमारा घर एप्सिलॉन बूटीज में है, जो एक डबल स्टार है। अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस सैटेलाइट के बारे में जो भी रिसर्च की उसे आज तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लास्ट में ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में 2 थ्योरीज निकलकर सामने आई। या तो इस सैटेलाइट को एलियंस ने बनाया था या फिर धरती पर प्राचीन समय में कोई ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन रही होगी जिन्हें सैटेलाइट बनाने की जानकारी भी होगी और उन्होंने ही हजारों साल पहले इस सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में लॉन्च किया होगा। ब्लैक नाइट सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिन एंटीना जैसी और भी न जाने कितनी थ्योरीज हैं जिनकी मिस्ट्री इंसानों के लिए एक रहस्यमय पहेली बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या अंटार्कटिका का एंटीना और ब्लैक नाइट सैटेलाइट का संबंध एलियन से है या फिर धरती की ही प्राचीन मानव सभ्यता ने इन्हें बनाया होगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए
ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।